हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश कुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किस्मती नंद। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है, जो टॉपिक है वो डाइपोल मोमेंट। केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई बार यूज किया गया है। देखो, डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इस बात को समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले मॉलिक्यूल को चेक करना होगा। मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे, ऑब्वियस है, दो एटम से मिलके ही मॉलिक्यूल, मिनिमम दो एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक एटम लीना होना चाहिए, दूसरा एटम मीना होना चाहिए। अब ये लीना मीना का मतलब क्या है? लीना का मतलब होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मीना का मतलब होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सपोज दैट मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है। इसमें ये रेड कलर का जो मॉलिक्यूल जो एटम दिख रहा है, ये एटम आपका मीना है, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये ब्लैक कलर का जो एटम दिख रहा है, ये आपका लीना है, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मीना यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, और लीना का काम होता है इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट करना। इस केस में इलेक्ट्रॉन का एक मूवमेंट क्रिएट होता है। देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन सेंटर पे होना चाहिए था, लेकिन ये जो आपको रेड कलर का बॉल दिख रहा है, जो मीना है, मीना ने क्या किया, इसके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, और अपनी तरफ खींचने की वजह से इस मीना के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और लीना के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। लीना का मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मीना का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। इससे दो पोल क्रिएट हो जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं डाइपोल। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की वजह से ये पूरा का पूरा पैटर्न तैयार हो जाता है और इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट समझना बहुत ही आसान है। उसमें क्या करते हैं, अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे तो आपको चार्ज कैलकुलेट करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस करना होता है। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ करना नहीं होता। केमिस्ट्री में सिंपली आपको पता करना है कि एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है या नहीं है। अगर उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। और दो मॉलिक्यूल और दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है और किसका डाइपोल मोमेंट कम होता है। आइए आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि कैसे पता करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है। मॉलिक्यूल देखते ही आपको पता चल जाएगा कि उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सेंट्रल एटम देखना होगा। सेंट्रल एटम को जब मॉलिक्यूल बना चुका होगा, यानी कि कॉर्नर एटम के साथ मिल करके वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर चुका होगा, उसके बाद पता करेंगे क्या उसके ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है या नहीं, यानी कि लोन पेयर बचा हुआ है या नहीं। अगर मान लीजिए उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, या लोन पेयर बचा हुआ है तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। दूसरी बात, अगर यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है तो डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा, नहीं। एक बात और देखना होगा, क्या, जो एटम कॉर्नर पे लगे हुए हैं वो सेम होने चाहिए। यानी कि फाइनली 100 बात की एक बात यह है कि सेम कॉर्नर एटम के साथ रेगुलर ज्योमेट्री फॉर्म पर करने वाला मॉलिक्यूल हमेशा जीरो डाइपोल मोमेंट रखेगा। फिर से बोल रहा हूँ, सेम कॉर्नर एटम के साथ रेगुलर ज्योमेट्री फॉर्म करने वाला मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। पहला मॉलिक्यूल जो मेरे हाथ में है, यह है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में दोनों कॉर्नर एटम सेम है, यानी कि ऑक्सीजन, और दोनों डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। अब आप देखिए इसे कैसे बोलेंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों सेम एटम है तो सेम फोर्स के साथ खींचेंगे, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ओके गुड। दूसरा मॉलिक्यूल मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास है BCl3 का मॉलिक्यूल। चलिए, ये है BCl3 का मॉलिक्यूल। मैं एक बार क्रिएट कर देता हूँ इसको। ये मेरे पास एक बोरॉन है और इस बोरॉन के साथ मैंने 3 क्लोरीन के एटम जोड़ दिए हैं। बोरॉन के एक एटम के साथ 3 क्लोरीन के एटम जुड़ करके BCl3 बन गया। अब आप कहेंगे कि ये सर, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों यूज हो गए और तीनों कॉर्नर एटम सेम है, तो सेंट्रल एटम यानी कि बोरॉन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, कॉर्नर एटम सब सेम है, तो ये एक रेगुलर ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। दूसरा है CH4। देखें, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों हाइड्रोजन के साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें बचा नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं बचा है।
और आप देख रहे हैं चारों एटम सेम है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी हो गया 0। लेकिन अगर मैं एक एटम, एक हाइड्रोजन को हटा करके मैं यहाँ पे एक क्लोरीन एटम लगा दूँ और अब आपसे पूछूं क्या इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, तो आप कहेंगे नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि चारों कॉर्नर एटम इस बार सेम नहीं है, इस कॉर्नर एटम की वजह से डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा। एनीवे, इसके बारे में भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। एक और मॉलिक्यूल हमारे पास है जिसमें टोटल बॉन्ड पेयर 5 है और उसका नाम है PCl5। PCl5 मॉलिक्यूल ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपसे पहले डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक बार वापस से डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियोज में मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन एक बार फिर से देखें। ये है PCl5 का मॉलिक्यूल। आप कहेंगे कि सर फॉस्फोरस के पास यहाँ पे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, यानी कि फॉस्फोरस के पास इस बार कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। लेकिन अब पांचों एटम जो देख रहे हैं कि ये सारे एटम एक दूसरे से, ये सारे एटम सेम है, तो यानी कि एक रेगुलर ज्योमेट्री भी फॉर्म हो रहा है, सेम कॉर्नर एटम भी है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो गया 0। SF6 ये अगला मॉलिक्यूल। इस SF6 में देखिए सल्फ़र जो कि येलो कलर का आपको दिख रहा है, इस सल्फ़र के साथ टोटल 6 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। ये जो 6 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल सेम है और एक रेगुलर ज्योमेट्री फॉर्म करें, इसलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ, अगला जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, कि NH3 जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से कि NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, NH3 का या NF3 को। आइए एक बार चेक करते हैं। देखिए, ये बहुत ही फेमस 2 मॉलिक्यूल हैं। ये है NF3, ये नाइट्रोजन है और इसके साथ 3 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और ये है NH3, एक नाइट्रोजन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम और एक नाइट्रोजन एटम मिलकर के एक NH3 का मॉलिक्यूल बनाता है। यहाँ पे 3 फ्लोरीन के एटम और एक नाइट्रोजन के एटम मिलकर के एक NF3 का मॉलिक्यूल बनाता है। क्वेश्चन है कि NH3 और NF3 में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। आइए बता देता हूँ। देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये लोन पेयर हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। नाइट्रोजन ये रहा और हाइड्रोजन ये रहा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डाइपोल ऊपर की तरफ जाएगा, डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। इन तीनों हाइड्रोजन की वजह से ओवरऑल डाइपोल मोमेंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये लोन पेयर ही डाइपोल मोमेंट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं NF3 की बात करूं, तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन में डाइपोल, आप कहेंगे कि भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस वजह से इसका डाइपोल नीचे की तरफ आ रहा है। इसका भी डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ आ रहा है, इसका भी डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ आ रहा है। ये तीनों फ्लोरीन डाइपोल मोमेंट को नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और लोन पेयर डाइपोल मोमेंट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो ये तीनों फ्लोरीन नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, तो ये दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। और आपको पता है सपोर्ट करने में ताकत है, अपोज करने में नहीं। तो यहाँ पे डाइपोल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, यहाँ पे डाइपोल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है और NF3 का डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है। NH3 यानी कि अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 से हमेशा ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है, इसमें डाइपोल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें डाइपोल्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ये तो रहा पहला सवाल। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस सवाल है। ये देखिए, ये हमारा अगला सवाल है। मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं। पहला मॉलिक्यूल है CH3Cl, दूसरा मॉलिक्यूल है CH2Cl2 और तीसरा मॉलिक्यूल है CHCl3। ये तीन मॉलिक्यूल हमारे पास हैं। अब आपसे पूछा जाएगा इन तीनों मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है। तो वैसे तो आप लोगों को अभी पता चल गया, सपोर्ट करने वाला डाइपोल मोमेंट हमेशा ज़्यादा होता है, अपोज करने वाला डाइपोल मोमेंट हमेशा कम होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर। आप कहेंगे ये वाला एक मॉलिक्यूल, जिसका नाम क्या है बेटा, CH3Cl। अब CH3Cl में कार्बन और हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट तो ऊपर की तरफ है, इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है, इस वाले बॉन्ड का भी डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है, यानी कि इन तीनों हाइड्रोजन की वजह से डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ।
अब ये जो क्लोरीन है ना, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी डाइपोल मोमेंट को क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, यहाँ भी इन तीनों हाइड्रोजन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। क्या हो अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के एक देखो एक क्लोरीन लगा दूँ। अब इन दोनों मॉलिक्यूल को हमें कंपेयर करना है, तो इसमें होगा क्या कि पहले इन तीनों हाइड्रोजन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, ऊपर की तरफ इस क्लोरीन का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो दूसरा वाला क्लोरीन है इसका डाइपोल मोमेंट तो नीचे की तरफ आ गया। अब ये तो हाइड्रोजन तो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों ऊपर की तरफ इसको पुश कर रहे हैं, ये क्लोरीन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हाइड्रोजन भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वाला क्लोरीन क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है, ये नीचे की तरफ पुश कर रहा है। इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट इसके डाइपोल मोमेंट से थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए CH3Cl और CH2Cl2 में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें एक क्लोरीन अपोज कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ, देखें यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले क्लोरीन को सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन तो इसका अपोज कर रहे हैं। ये दोनों क्लोरीन क्या कर रहे होंगे, ये दोनों क्लोरीन नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, ऊपर वाला क्लोरीन ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। ये हाइड्रोजन इस वाले क्लोरीन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये दोनों क्लोरीन इसको अपोज कर रहे हैं। इस वजह से अगर मैं पूछूं कि भैया CH2Cl2 और CHCl3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, तो आपका आंसर होगा CH2Cl2। इस तरीके से अगर मैं इन तीनों को एक साथ कंपेयर करूं, ये तीनों जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, इन तीनों मॉलिक्यूल को मैं एक साथ कंपेयर करूं, तो आप कहेंगे कि भैया इसमें 3 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन का सपोर्ट कर रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा। इसमें 2 क्लोरीन अपोज कर रहे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट CH3Cl, फिर CH2Cl2 और फिर CHCl3। लेकिन अगर मैं एक क्लोरीन को हटा करके सोचो, एक और ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे मैं एक और क्लोरीन लगा देता, ये। अब आप कहते हैं सर ये तो हमारा पुराना वाला तरीका बन गया क्या, कि सेम कॉर्नर एटम और रेगुलर ज्योमेट्री, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। तो भैया CCl4 का भी डाइपोल मोमेंट 0 हो गया और CH4 का भी डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाया जाए तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को क्लियर कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। तो अभी हम लोगों ने एक NH3 NF3 में कंपेयर किया, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू NF3। क्यों? क्योंकि NH3 के सारे हाइड्रोजन सपोर्ट करते हैं। सेम इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन का भी हम लोगों ने आंसर देख लिया। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और बचा है जो एक्सेप्शनल केस है, आइए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा अगला सवाल है। इस सवाल में हमारे पास है CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, और मुझे पता करना है इन सब में सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। नॉर्मल केस में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख करके डाइपोल मोमेंट आराम से बता देते हैं। हमें पता चलता है कि CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I में CH3F सबसे ज़्यादा, फिर CH3Cl, फिर CH3Br और CH3I सबसे कम डाइपोल मोमेंट शो करेगा। लेकिन इस वाले केस में थोड़ा सा अलग है। जब मैं CH3Cl और CH3F के बारे में डिस्कशन करता हूँ तो इनके बॉन्ड लेंथ में बहुत ज़्यादा अंतर आता है, यानी कि फ्लोरीन के एक्स्ट्रा स्मॉल साइज होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जनरेट हुआ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड लेंथ, यही इसका डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है। बाकी हाइड्रोजन तो पीछे सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ बात किसकी आती है, इस वाले बॉन्ड की। इस वजह से होता क्या है कि इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होने की वजह से इसका मल्टीप्लाई भी छोटा हो जाता है। तो रिजल्टेंट अगर मैं CH3Cl और CH3F में पूछूं तो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका हो गया, CH3F, और फिर किसका हो गया, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा हुआ, फिर CH3F, फिर CH3Br और फिर आखिरी में सबसे CH3I। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्या आएगा, CH3F जो पहले होना चाहिए इसको मैं बाद में रखूँगा ये। तो पहला डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका हो गया, CH3F का, CH3Cl का, फिर CH3F का, फिर CH3Br का आएगा और सबसे लास्ट में आएगा CH3I। ये सारे आइटम आप देख लीजिए, ये ऑर्डर है। CH3Cl, CH3F का मैं ऑर्डर ये देखो, CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I, ये है आपका ऑर्डर। सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, फिर ये, फिर और सबसे कम डाइपोल मोमेंट।
ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको डायपोल मोमेंट के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए और बता दिए। लेकिन एक सवाल और है, लेकिन अगर इसी सवाल को ज़रा ध्यान से सुनेंगे कि HCl, HF, HBr, HI में सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो आप सिंपली यहाँ पे CH3 के केस में एक्सेप्शनल केस था, अगर आप HF, HCl, HBr, HI के केस में पूछेंगे तो ऑर्डर सेम फॉलो होगा। सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। क्यों? क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन केस में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, CH3 के केस में एक्सेप्शनल केस आ जाता है। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ढेर सारे जैसे H2SO4, ओजोन और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी ज्योमेट्री देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।